अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। एंड मैंने कहाँ किया था? क्वेश्चन एंड किया था ना। एक सवाल होमवर्क भी दिया था, तो किया भी होना चाहिए था। मसले भी बहुत होंगे नहीं? चला, जो मसले हो सकते हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके अलावा आपने कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा। अभी इस वक्त 3 मशीनें हैं बिजनेस के पास, और ये कैसे पता 3 मशीनें? तो जो अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनका डाटा ये पहले टेबल में दिया हुआ है, और उस पहले टेबल में ये OAR भी दिया हुआ है। जो कल वाले सवाल में 390 था वो अब 850 है। जो एग्जिस्टिंग मशीन्स के टोटल आर्स हैं, जो कल वाले क्वेश्चन में 12600 थे, वो 7500 हैं, और वो जो 900 मेंटेनेंस वाले आर्स थे वो इस सवाल में 450 हुए हैं। और ब्रैकेट में साथ लिखा हुआ है कि 2500 पर मशीन, इसका मतलब 3 मशीन है तो ही 7500 बन रहा है। तो एग्जिस्टिंग 3 है जिनका ये डाटा है। मैनेजमेंट ने अब फैसला किया है कि एक को रिप्लेस कर लेंगे, यानी पुरानी चली जाएगी, नई मशीन आ जाएगी। तो कल वाले सवाल से डिफरेंट वैरायटी ये हुई कि पुरानों में से एक निकल भी गई, तो अब बाकी 2 कंटिन्यू करेंगे। तो जब हम एग्जिस्टिंग ओवरहेड वाली लाइन लिख रहे होंगे वर्किंग में, तो वो 2 के होंगे। तरीका वही था, कल जैसे 390 किया था, 12500 माइनस 900, अब वो 850 है, 7500 है, माइनस 450 है। तो ये 3 मशीनों के टोटल ओवरहेड्स आएंगे। हमने तो 2 लेके आगे बढ़नी है, तो 2/3, और बाकी नई मशीन का डाटा जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही है। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। बाकी आपने और इसके अलावा पूछना है तो पूछें, जिन्होंने भी किया है, जिन्होंने भी, किन्होंने किया, माशाल्लाह, काफी। चलें बताएं मसला, और पूछना कुछ तो। सर, इलेक्ट्रिसिटी में जो है इन्होंने नॉन प्रोडक्टिव आवर्स माइनस किया है, लेकिन जब हमने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 किया था ना, तो उन्होंने कियास करा में हमने पूरे 2600 वो क्या रीजन है? कल मैंने इसकी दोनों बातें बताई थी कि आप नॉन प्रोडक्टिव को शामिल कर लें वो भी ठीक है, ना करें वो भी ठीक है, नोट जरूर दे दें। तो एक वैरायटी शामिल करके कर ली, एक छोड़ के कर ली। नीचे देखो, इसलिए नोट दे दिया। और चले ठीक है, और कुछ नहीं पूछना। OAR कैलकुलेशन कर ली और एक सवाल भी करा दिया। अब इसमें प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि डिपार्टमेंट्स ज्यादा हो सकते हैं। अभी तो था सिर्फ कटिंग डिपार्टमेंट, ज्यादा डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, तो क्या होगा? इसको मैं कह देता हूं प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस, मसाइल, मुश्किलें। चलो मसाइल। इसमें ना मैंने 2 हिस्से बांटे हैं, यानी 2 मसले बनाए हैं। एक कि फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स तो होंगे यकीनन काफी ज्यादा, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, लेकिन उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट एक ही बनता होगा। डिपार्टमेंट्स तो होंगे ज्यादा, प्रोडक्ट बस एक बनता होगा। और फिर अगला मसला ये बनाऊंगा कि प्रोडक्ट मल्टीपल है। तो ये 2 मसले हैं इसमें। OAR कैलकुलेशन में एक मसला है कि मल्टीपल डिपार्टमेंट तो होंगे लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनाते हैं, और फिर इससे अगले लेवल पे चले जाएंगे कि प्रोडक्ट्स भी मल्टीपल होते हैं। अब ये जो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है ना, इनको समझाने के लिए एक फैक्ट्री की मिसाल ले लेते हैं। क्या बना लें अभी? हैं? क्या प्रोडक्ट बना लें? कुर्सी बना लें? हैं? लेदर की जैकेट बना लें? तो लास्ट टाइम बनाई थी, आपको कैसे पता? तो पिछले सेशन में लेदर जैकेट बनाई थी मैंने। अच्छा, चलिए लेदर जैकेट बना लेते हैं। रॉ मटेरियल क्या होगा? लेदर होगा। तो रॉ मटेरियल होगा लेदर। तो एक बड़ी सी मशीन होगी, उसमें चमड़ा डालेंगे और मुख्तलिफ साइज की जैकेटें बाहर आ जाएंगी, है ना? तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होंगे, और डिपार्टमेंट्स से मेरी मुराद यह है कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे ना, तो मुख्तलिफ तरह की मशीनरीज के प्रोडक्शन हॉल बने होंगे। हो सकता है एक बहुत बड़ा सा हॉल हो जहां पर वर्कर्स मशीनें लेके बैठे हों और उनका मकसद हो इसकी कटिंग करना, उसको कह देते हैं कटिंग डिपार्टमेंट। ये लेदर रॉ मटेरियल इस डिपार्टमेंट में आया। अब लेदर की मुख्तलिफ साइजेस की हो गई कटिंग, अब उसको सी लेते हैं, इसके लिए अलग मशीनें होंगी, इसको स्टिचिंग कह देते हैं। चले, तो यहां से पीसेस जो कटे थे वो यहां आ गए, सिलाई भी हो गई। अब इस पे जेप और बटन वगैरह लगा के चलो बस फाइनल करते हैं उसको, दबा के फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो गया। और इस डिपार्टमेंट से बाहर निकलिए तो वो फिनिश गुड्स हैं, जैकेट्स। ये सारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है। लेकिन इस फैक्ट्री में इसके अलावा और भी कुछ काम हैं, जैसे इन सब डिपार्टमेंट्स में मशीनें हैं,
उनकी मेंटेनेंस भी चाहिए, उनको खराबी हो सकती है, तो इसके लिए अलग से टेक्नीशियन रखे होंगे, उनको कह लेते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ये भी कोई होगा डिपार्टमेंट। फिर इसके अलावा ये वर्कर्स हैं, इनको खाना पीना भी शायद खिलाते हैं हम लोग, तो कोई कैंटीन भी चले बना लेते हैं। तो चमड़ा जैकेट तक पहुंचने के लिए इन डिपार्टमेंट से होता होता खाना खाता हुआ गुजरा है, इधर तो चमड़ा नहीं आ रहा है। तो ये डिपार्टमेंट क्या है, ये इन डिपार्टमेंट्स की सपोर्ट के लिए बने हैं। तो एक फैक्ट्री में जितने डिपार्टमेंट्स हैं, या तो वो डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने तक का जो सफर है उस सफर का हिस्सा होंगे। इन डिपार्टमेंट्स को कहते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और इनको प्यार से पीडी भी कह लेते हैं। और जो इनकी सपोर्ट के लिए हैं इनको कहते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स। ये सर्विस डिपार्टमेंट्स है, और इनको प्यार से एसडी कह लेते हैं। हाँ जी, अब बताएं, सर की बात आई थी मुझे वहीं से जी। रॉ मटेरियल का स्टोर, मैंने तो ये मैक्सिमम 5 नहीं है ना, और भी होंगे, चलो स्टोर भी बना लेते हैं, लेकिन जो स्टोर होगा वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं होगा। मैंने तो इसको मशीनों में इन करना था, इसलिए रॉ मटेरियल इधर साइड पे बना दिया मैंने, लेकिन ये भी पूरी फैक्ट्री के अंदर ही है ना, ये भी यहीं पर ही है कि रॉ मटेरियल का स्टोर भी होगा कहीं, वो भी एक एसडी होगा। रॉ मटेरियल का स्टोर भी एक डिपार्टमेंट है, स्टोर एक डिपार्टमेंट है, और वो भी सपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो वो भी एसडी ही के नाम से होगा। अच्छा, बाकी लोग भी सुने, सवाल सुनते नहीं। सवाल यह है कि रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, खरीद के लाके सीधा मशीन में डाल देते हैं, होगा कोई स्टोर, तो वो जो स्टोर है वो भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी फैक्ट्री ही का एक डिपार्टमेंट है, और रॉ मटेरियल जो स्टोर में पड़ा हुआ है वो प्रोडक्शन प्रोसेस है, तो फिर वो स्टोर भी एक सर्विस डिपार्टमेंट ही है। ये तो मैंने ऐसी बस 5 मिसालें दी हैं, और भी हो सकते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन इन मिसालों से जो कंक्लूडिंग बात है वो ये है कि वो डिपार्टमेंट्स जहां से रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक का सारा प्रोडक्शन का सफर गुजर रहा है, वो डिपार्टमेंट्स पीडीज हैं, और जो बाकी डिपार्टमेंट है फैक्ट्री के वो एसडीज हैं। ज्यादातर ये होगा जनरली अच्छा, ओआर कैलकुलेशन के काफी सारे फायदों में से एक जो मेन लेके मैं चला हूं चैप्टर को, प्रोडक्ट कॉस्ट जानना चाह रहे होते हैं, तो मैनेजमेंट ना ये जानने के लिए कि एक जैकेट की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा एफओएच कितना है, तो ये ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है कि 1200 का एफओएच है, या ये ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है कि इस डिपार्टमेंट में 300, इसमें 500, इसमें 400, अलग अलग ना। तो इसलिए जनरली क्या करती है मैनेजमेंट, ओआर कैलकुलेट करती है हर पीस के लिए अलग। मैनेजमेंट ज्यादातर सिंगल फैक्ट्री वाइड ओएआर की बजाय प्रेफर कर रही होती है डिपार्टमेंट वाइज ओएआर। यानी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ओएआर। अच्छा, अब जो अंग्रेजी लिखूंगा ना वो अंग्रेजी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा मसला नहीं है। अंग्रेजी कुछ ना कुछ तो मैंने लिखनी है सवालों तक पहुंचाने से पहले, तो इसलिए जितना लिखूंगा समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो सवाल समझाते हुए आ जाएगा समझ। ऐसा भी नहीं कि इम्पॉसिबल है, कुछ तो समझ आएगा ही, लेकिन जो जो यहां समझ ना आए वो बस हौसले सबर के साथ लिख लेना, सवाल में बेहतर समझ आ जाएगा। तो हर पीडी का ओएआर निकलेगा एज फॉलोस। अच्छा, ये मैंने क्यों कह दिया हर पीडी का ओएआर निकलेगा, एसडी बेचारा किधर गया? प्रोडक्ट तो प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजर रहा है ना, पीडी से गुजर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट जहां जहां से गुजरेगा हमें हर उस पीडी का ओआर निकालना है। तो एसडी के खर्चे किधर जाएंगे? वो भी तो फैक्ट्री का ही हिस्सा है, तो इनका क्या करना है? तो वो ये करना है ना एज फॉलोस। क्या हुआ? हाँ, एसडी क्यों नहीं लिखा? क्या क्या उर्दू में बताओ दोबारा। बुरा लगा आपको? एसडी भी लिखूं? एसडी क्यों नहीं लिखा? मेरी मर्जी। प्रोडक्ट पीडीज में से गुजर रहा है ना,
तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जानने के लिए हम लोग OAR निकाल रहे होते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट जिस जिस पीडी से गुजरेगा तो उस पीडी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पीडी में क्या ओवरहेड्स मजीद इनकर हो रहे हैं जो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेंगे। तो इसलिए पीडी ही का सिर्फ OAR निकलता है। अब रहा मसला के एसडी का OAR नहीं निकलता, तो फिर इसके ओवरहेड का क्या करें, वो एज फॉलोज करने लगे। जी किधर है, कौन है, कहाँ है? अच्छा हाँ जी। यार नहीं, बात ना बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो है इमरान, बुलाएं यार, उस दिन भी कहा था मैंने, समझ नहीं आ रही बात। सेटिंग की थी उन्होंने कुछ? अच्छा चलिए आप बताइए, दोबारा पूछें। पहले वाली बात सही आ रही थी, अब नहीं आ रही। हाँ जी सर, कल कैलकुलेशन करते वक्त हमने जो प्रोडक्शन आज थे वो हमें ये थे एफएच कैलकुलेट करते थे जी, लेकिन आपने जो ऑटो 22 का जो सवाल हमें दिया है वहां पर सॉल्यूशन में मैंने प्रोडक्शन आज को इग्नोर किया था, वो माइनस किया था प्रोडक्शन आज हैं? कब माइनस किए थे, कहाँ से माइनस किए थे? प्रोडक्शन आज जो है आज के क्वेश्चन जो आपने नंबर दिया था जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स आप कह रहे हैं? जी सर, नॉन सर। हाँ, तो वो कल क्यों नहीं किए थे और आज क्यों किए? जी सर। अरे 2 दफा तो बता दिया यार, अभी क्लास में लेट आए हो क्या? नहीं सर, वो माइक नहीं करवाने गया हमारे। नहीं, आप क्लास से बाहर गए हुए थे। जी सर, यहां पे कोई नहीं करवा। जो कल किया था ना 2400 की जगह 2600 आवर्स की बिजली का बिल लिखा था, जी सर। वो भी सही बात थी। और वो इसलिए सही बात थी कि उन 200 नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में कितनी बिजली इस्तेमाल होगी सवाल में नहीं बताया था। मैंने खुद से एक वैरायटी बताई थी कि अगर ये बताया होता कि उन नॉन प्रोडक्टिव आवर्स में 6 यूनिट्स इस्तेमाल होते थे या 4 होते थे तो हम उनकी अलग कैलकुलेशन करते। बताया कुछ नहीं था। तो आप उन नॉन प्रोडक्टिव आवर्स की बिजली को इग्नोर भी कर सकते हैं, जो ऑटम 22 में एक असम्पशन ले ली, और जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं उनकी भी सेम बिजली अज्यूम कर सकते हैं जो प्रोडक्टिव आवर्स की है, जो मैंने कल बोर्ड पे किया था। तो दोनों बातें सही हैं, बस नोट जरूर लिख देना सोल्यूशन में। ठीक है सर, थैंक यू सर। एज फॉलोज पे थे हम। एक काम होता है उसको कहते हैं एलोकेशन। अच्छा मैं फिर बता रहा हूं, ये नाम, ये अंग्रेजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जब मैं इसका सवाल सॉल्व करूंगा ना तो आपको ये काम करना आ जाएगा। ये दोबारा पलट के शायद अंग्रेजी भी आप नहीं पढ़े होंगे। OAR किसका निकलेगा? पीडीज का। लेकिन उस OAR में सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स सिमटने चाहिए या सिर्फ पीडीज के? FOH पूरी फैक्ट्री के हैं, तो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट में FOH को एब्जॉर्ब करवाना है। सारी फैक्ट्री के ओवरहेड्स या सिर्फ पीडीज के ओवरहेड्स? सारी फैक्ट्री। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि OAR निकलने हैं सिर्फ इनके, लेकिन इनके OARs में, कभी किसी शादी पे गए हो ना बारात का हिस्सा बन के, आपकी भी होगी कभी, लेकिन अगर कभी गए हो तो सारे फैमिली में जितने मेहमान हैं सबके पास अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। और अगर चलो बसें कोस्टर नहीं अरेंज करें, गाड़ियां ही हैं, तो जिनके पास गाड़ियां हैं उनकी अपनी फैमिली तो गाड़ी में बैठनी है, और जिनके पास नहीं है हैं वो भी उन्हीं बाकियों की गाड़ियों में एडजस्ट होंगे ना किसी तरह। अब किसको कैसे एडजस्ट करना है, इसमें अकलमंदी है कि फुप्पो और अम्मी को इकट्ठे बिठाने के लिए बिठाना, मामू और चाचा को बिठाने के लिए बिठाना, ये एक अलग अकलमंदी है। लेकिन जिनके पास गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियों में उनकी अपनी फैमिलीज भी हैं, और बाकी फैमिली मेंबर्स जाना सबने, उनको भी किसी तरह एडजस्ट करना है बाकी गाड़ियों में। तो इन पीडीज के पास गाड़ियां हैं, इनके अपने खर्चे, इनकी अपनी सवारियां तो गाड़ी में बैठनी ही है, लेकिन लेके सबको जाना है। इसलिए कुछ ऐसा करेंगे कि इनकी सवारियां भी पीडीज की गाड़ियों में एडजस्ट करेंगे। तो OAR निकलना है हर पीडी का, लेकिन उन OARs में सिर्फ पीडीज के ओवरहेड्स ही कवर्ड हो या सारी फैक्ट्री के? सारी फैक्ट्री के। तो वो सब कैसे करना है, वो एज फॉलोज होने लगा है। कुछ ओवरहेड्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली पता है कि किस डिपार्टमेंट के हैं। जैसे हर डिपार्टमेंट के अपने अपने वर्कर्स होंगे, या यही वर्कर कभी इधर होता था, कभी वहां भी काम कर रहा था, कभी यहां भी कर रहा था। तो फिर जब सबके अपने अपने वर्कर्स होंगे तो उनकी सैलरीज हर डिपार्टमेंट की अलग अलग पता होंगी, लेकिन बिल्डिंग का रेंट वो तो सब बिल्डिंग का एक ही होगा। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी वो तो पूरी फैक्ट्री का एक ही है, पूरी फैक्ट्री के मीटर का बिल वो भी एक है। तो कुछ खर्चे होंगे जो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग ऑलरेडी पता होंगे, तो उन ऑलरेडी पता को हर डिपार्टमेंट की हेडिंग में अलग अलग इकट्ठा कर लेना, ये एलोकेशन। हर डिपार्टमेंट के अपने अपने कुछ स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं ओवरहेड्स, वो जिस जिस डिपार्टमेंट के हैं उनके हिसाब में लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ये सवाल करते हैं तो देखते हैं। इन शॉर्ट इसमें आपके करने वाला कुछ नहीं, आपको गिवन होगा, आप नहीं जाके रिकॉर्ड चेक कर रहे होंगे, आपको ये चीजें गिवन होंगी। इसके बाद अगला काम होता है, उसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। ये है जो स्टूडेंट के करने वाली महारत चाहिए इसमें, अपोर्शनमेंट।
अपॉर्चनमेंट है 2 लेवल पे, और ये अपॉर्चनमेंट है सवारियों को एडजस्ट करना। इनके पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों में इनकी अपनी सवारियां तो बैठ गई। अब ये भी पता है कि हैं फैमिली के ही कुछ घराने, लेकिन कुछ कॉमन महल्लेदार भी हैं, वो चौधरी साहब, मलिक साहब, इस तरह के जो सवारियां, उनको भी किसी ना किसी तरह एडजस्ट करना है। तो फैक्ट्री के कुछ कॉमन खर्चे भी हैं जो फैक्ट्री ही के हैं, उनको डिपार्टमेंट में अभी नहीं बांटा गया। जैसे मैंने फैक्ट्री रेंट की मिसाल ली थी, तो अगर कुछ इस तरह के अनबटे हुए खर्चे हैं, पहले उनको भी कुछ ना कुछ करके सब डिपार्टमेंट में बांटेंगे। इसको कहते हैं प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। प्राइमरी अपॉर्चनमेंट होता है ऑल कॉमन FOH आर apportioned to all PDs and SDs। अच्छा, जब किसी एक फिगर को कुछ में बांटना होता है तो किसी रेशो में बांटते हैं ना, एक टोटल अमाउंट को किसी में बांटना, रेशो में बांटना होता है, तो कोई ना कोई मुनासिब रेशो में बांटा जाएगा। वो रेशो क्या होगी, ये सवालों के साथ प्रैक्टिस से सीखेंगे। कॉमन खर्चे सब पीडीज और एसडीज में बांट दिए। एलोकेशन और प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद अभी कोई फैक्ट्री का खर्चा है जो डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो सका। एलोकेशन और प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के बाद फैक्ट्री के कोई एफओएच हैं जो अभी बच गए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो सके, हो गए। जो पहले ही डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग पता थे वो तो थे ही, जो कॉमन थे उनको भी बांट लिया। तो इस स्टेप के बाद क्या हुआ कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज पता चल गए। अब आखिरी काम यह करना है कि जो पीडीज के हिस्से हैं वो तो पीडीज में हैं, एसडीज की सवारियों का अपना ओआर निकलना है, तो इसलिए इन सवारियों को भी पीडीज में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट, कि एसडीज के खर्चों को भी पीडीज में बांटना है। यह होती है सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट होती है सारे के सारे ओवरहेड्स ऑफ एसडीज आर अपॉर्शन्ड टू पीडीज यूजिंग कोई ना कोई मुनासिब सी रेशोस। एसडीज के सारे ओवरहेड्स अब पीडीज को बटेंगे कोई ना कोई मुनासिब रेशोस यूज करके। सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट के बाद फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स अब पीडीज में सिमटाए हुए हैं, यानी सारी की सारी सवारियां पीडीज की गाड़ियों में बैठने के लिए तैयार है। और अब आखिरी काम, हर पीडी का अपना अपना ओएआर निकल आएगा। हर पीडी की अलग अलग बेस भी हो सकती है। हो सकता है एक पीडी मशीन आवर्स पे निकलना हो सकता है कोई लेबर आवर्स पे निकलना हो। तो अब हर पीडी का अपनी रिस्पेक्टिव बेसिस यूज करके ओएआर निकलेगा। और ये सब कैसे होगा, ये सवाल से सीखते हैं अब। ये सारा समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है, लिख लें बस, फिर सवाल करते हैं। हाँ जी, लिख लिया। चले सवाल खोलें। एक स्प्रिंग 14 अटेम्प्ट का सवाल होगा अल्फा के नाम से।
पेज 36 पे क्वेश्चन 8 अल्फा लिमिटेड के नाम से सवाल है, स्प्रिंग 2014। जिनके पास लास्ट टाइम वाली बुक है मेरी, उसमें क्वेश्चन 7 होगा। अल्फा लिमिटेड के नाम से है स्प्रिंग 14। पहुंच गए तो पढ़ लें। सबको कहा था यार सवाल पढ़ने को, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं वो भी, जो रिपीटर हैं वो भी। सबको कह रहा हूं, टाई वाले भी, बगैर टाई वाले भी, सबसे बात कर रहा हूं। है मैं कल भी आया था। कल मैं कहाँ आया था? हाँ वो तो सीफा की क्लास पढ़ा रहा था सुबह से, शाम 8 बजे छोड़ी क्लास सुबह से। सवाल पढ़ लिया? कैसे पता है इस चैप्टर का सवाल है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो ये सवाल जो है ना, ये इजीली पेपर में पहचाना जाता है। इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए होते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है। फिर इसमें एक ज्यादा बड़ा मसला नहीं होता, इजीली पता चल जाता है कि जितने डिपार्टमेंट दिए हुए हैं उनमें से पीडीज कौन से और एसडीज कौन से। नामों से पता चल जाएगा, मशीनिंग है, असेंबली, फिनिशिंग, ये पीडीज हैं। मेंटेनेंस तो पीडी हो ही नहीं सकता। और मजीद निशानी मिल रही है रिक्वायरमेंट से। उसने ओएआर निकालने का कहा है, मशीनिंग, असेंबली और फिनिशिंग का। तो ये 3 पीडीज हैं। तो मेंटेनेंस जो है वो एसडी है। तो एसडीज हैं और एक एसडी है, 3 पीडीज हैं। और ये कैसे पता कि ये प्रोडक्ट एक ही है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स कोई है नहीं। तो इसलिए इस मसले में है हम। करता हूं जी मैं सवाल बोर्ड पे। रेहान एक मिनट पॉज करना। अच्छा, इसके लिए ना एक टेबुलर वर्किंग करनी पड़ती है। और उसमें कॉलम कितने बनते हैं? उसमें जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने, एक टोटल का साथ और 2 अंग्रेजी के। तो कितने डिपार्टमेंट्स हैं? 4 हैं। 4 टोटल 4 है ना। तो एक टोटल हो गया 5 और 2 अंग्रेजी के, तो 7 कॉलम बना रहा हूं। एक अंग्रेजी में इन खर्चों का नाम, एक छोटी सी और अंग्रेजी का कॉलम, और उसके अलावा टोटल, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। और सवाल में रुपीस हैं तो रुपीस लिख लें, 1000 है तो 1000 लिख लें, मिलियन है तो मिलियन लिख लें। ये अमाउंट के कॉलम हो गए। एक कॉलम है जिसको मैं बेसिस कहूंगा। असल में हमने बताना होगा यहाँ एग्जामिनर को कि खर्चों को किस रेशो में बांटना है, वो रेशो एग्जामिनर को यहाँ बतानी होगी। और एक कॉलम है कि जो ओवरहेड्स को लिस्ट डाउन करना है। ओवरहेड्स की लिस्ट किस बेस पे बांटना है, रेशो में, और ये आगे अमाउंट है। और इस टेबल से होगा क्या? इस टेबल से ये होगा कि हम सारे खर्चे फैक्ट्री के इवेंचुअली पीडीज में समेट देंगे। इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, इस टेबल का ऑब्जेक्टिव यह है कि फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स, जब ये टेबल खत्म होगा तो सारे के सारे ओवरहेड्स पीडीज में आ चुके होंगे। अच्छा, उससे पहले सारे नहीं, मुझे कोई एक ही कैलकुलेट कर दे। इस सवाल में टोटल एफओएच कैलकुलेट करें जरा, कोई एक दो लोग कर दें। साल के टोटल एफओएच की अमाउंट मुझे कोई बता दे।
1 2 ठीक है, बस सही है, बस इसको कोने में कहीं लिख लें, बाद में से एक चीज बताऊंगा। चले ओवरहेड बांटे हैं। सबसे पहला एफओएच, डायरेक्ट वेजेस, वो डायरेक्ट लेबर है। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस ये किस रेशियो में बांटे? मजीद क्या बांट रहे हैं? गरीबों में बांटना है, किन में बांटना है? बटे हुए ना, दिया नहीं हुए आपको ऑलरेडी, हर डिपार्टमेंट के अलग नहीं बताए हुए, तो मजीद क्या बांटना है? ये तो दिए हुए हैं। मशीनिंग में कितने? असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ना, इनको क्या बांटना है? ये तो ऑलरेडी है। इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल, ये कैसे बांटना है? ये भी दिया हुआ है। मशीनिंग में 68, असेंबली 18, 2 1 3। इसके बाद अच्छा, जो कैमरे के पार दुनिया है और वो शर्मो शर्मी महसूस कर रहे हैं, पूछ तो सकते नहीं, तो ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस मैंने यहां नहीं लिखा, ये एफओएच है, हम एफओएच कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस का नहीं था काम। इसके बाद पावर। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक जो मेन काम है, 2 4, उनमें एक काम ये है कि कॉमन खर्चों को डिपार्टमेंट्स में किस रेशो में बांटना है। ये हमेशा कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, यानी किसी सवाल में ये जो पावर का वर्ड है ये किसी और रेशो में बांटा होगा, किसी सवाल में किसी और रेशो में बांटा होगा। एक हल तो इसका ये था कि आपको मैं एक समरी बना दूं, आज तक जितने भी सवाल टेस्ट हुए उनमें जो जो खर्चा जिस जिस रेशो पे बांटा गया वो एक समरी में बना दें और उसको रट लें, क्या पता कोई और नया खर्चा आ जाए। तो इसलिए ना मैं शुरू में ऐसी कोई समरी बताने की बजाय हर सवाल में ये कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं, और आप भी जब होमवर्क करें तो हर खर्चे को किस रेशो में बांटना है ये उस सवाल में कॉन्सेप्चुअली सोचें। जैसे इस सवाल में नहीं, वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर ऐसा होता कि रोज कोई सवाल कराने होते तो उसके लिए क्वेश्चंस फोटोकॉपी दी जाती स्टूडेंट्स को, अब तो खैर किताबें होती है ना, वैसे कह रहा हूं अगर कॉलेज अपना टोटल फोटोकॉपी का खर्चा ये जानना चाहता कि किस क्लास का कितना खर्चा है, तो उस टोटल खर्चे को बांटा जाए नंबर ऑफ क्लासेस की रेशो बेहतर है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, वैसे नंबर ऑफ क्लासेस भी हो सकता है, जिसकी ज्यादा क्लासेस होती है वहां ज्यादा बांटा जाता होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस से ज्यादा बेहतर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स में क्लासेस बराबर हैं, एक में 200 स्टूडेंट है, एक में 50 है, तो 200 में ज्यादा बांट रहे होंगे, तो ज्यादा बेहतर बेस थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और मिसाल, अगर कॉलेज ये जानना चाहे कि हमारा जो बिजली का खर्चा है, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा जो है वो एसी और जनरेटर का होता है, तो ये किस क्लास में कितना खर्चा है बांटना है। अब इस खर्चे को बांटने का बेहतर तरीका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ क्लासेस है, नंबर ऑफ एसी, अच्छा, या नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ एसी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर अब नंबर ऑफ आवर्स है। तो इसी तरह ना किस खर्चे का अवेलेबल में से बेस्ट रिलेशन बनता है उसकी रेशो में बांटा करेंगे। पावर कहते हैं मशीनों की बिजली को, एक तो पंखे लाइटों की बिजली है ना 200-250 वोल्ट, जो मशीनरी होती है उनकी तो हजारों वोल्ट की बिजली होती है, तो उसके खर्चे को पावर कहते हैं। तो मशीनों का बिजली का कितना खर्चा है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से बेस्ट रिलेशन किससे लग रहा है? क्यों मशीन आवर्स? क्योंकि जितनी देर मशीनें चलेंगी उतना ज्यादा बिजली का खर्चा होगा। लेबर आवर्स क्यों नहीं? वर्कर तो बिजली पे नहीं चल रहे ना, मशीनें चल रही हैं। और ये लास्ट लाइन क्या है टेबल में? हर डिपार्टमेंट में जितने एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी महंगी मशीनें हैं उतनी बिजली का बिल है नहीं, जितने ज्यादा देर चलेगी। तो अवेलेबल में से बेस्ट मशीन आवर्स हैं, तो हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम इसको मशीन आवर्स की रेशो में बांटने लगे। और टोटल खर्चा कितना है, अब इसको मशीन आवर्स की रेशो में बांटना है, और एक टोटल अमाउंट को रेशो में बांटना तो आता होगा
आता होना चाहिए है, आता है ना, बाटे 4 1 3 21 31 4 1 3 2 1 31 ये मशीन आवर्स की रेशो में बांटा है। मुझे लग रहा है कि कुछ को समझ नहीं आया है। अच्छा बता देता हूं भाई, 465 को बांटना है आवर्स की रेशो में। जिस जिस डिपार्टमेंट में जितने आवर्स इस्तेमाल हुए हैं उनकी रेशो में बांटना है। इसमें कितने आवर्स? 40। इधर जब किसी फिगर को रेशो में बांटना होता है तो उस रेशो के टोटल से डिवाइड, यानी इस अमाउंट के इतने टुकड़े और मल्टीप्लाई बाय ये, तो इतने टुकड़े पहले डिपार्टमेंट को, इतने दूसरे को, इतने तीसरे को, तो डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय ये तीनों अलग अलग। आगे पावर से आगे लाइट एंड हीट। अच्छा ये जो लाइट एंड हीट है ना, ये मशीनों की बिजली नहीं है, ये पंखे लाइटें हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी या वैसे लाइटिंग है ये पंखे लाइटें हैं, और जो पावर है ये मशीनों की बिजली है। तो लाइट हीट यानी पंखे लाइटों का बिल। हाँ जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर इस बिल्डिंग में सारी क्लासें हो रही हैं, वैसे तो सारी क्लासों में तो क्लासेस हर वक्त नहीं हो रही होती हैं, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर पूरी बिल्डिंग में सुबह से शाम तक जब भी टाइमिंग है, सब क्लासरूम्स में क्लासेस हो रही हैं, तो पंखे लाइटों का बिल किस क्लास में ज्यादा होगा? है क्लासेस सारी हो रही हैं, जो ज्यादा बड़ी क्लास होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी क्लास होगी तो ज्यादा लाइटें होंगी इसमें, तो जितनी ज्यादा जगह होगी फिजिकली उतनी ज्यादा पंखे लाइटें, फ्लोर एरिया। और ये जो जिनको लगता है डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो डायरेक्ट लेबर आवर्स के हवाले से ना एक बात बताऊं आपको, अगले चैप्टर में भी ये काम आएगी। ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स होते हैं ना, ये सिर्फ क्लॉक आवर्स नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि घड़ी के मुताबिक 10 घंटे, ये बने होते हैं दो चीजों से। घड़ी के मुताबिक 10 घंटे, लेकिन काम करने वाले 200 लोग थे, तो हम इसको कहते हैं 2000 घंटे काम हुआ। ये जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है ना, जैसे अगर लेबर आवर्स 2000 घंटे हैं, तो 2000 घंटे तो पता नहीं 3 साल में पूरे होंगे शायद, मैं भी कह रहा हूं। तो ये 2000 घड़ी के घंटे नहीं है, क्लॉक आवर्स यानी एक शिफ्ट है 10 घंटे की, और उस 10 घंटे में 200 लोग काम कर रहे थे, तो हम ये कहेंगे कि 2000 घंटे काम हुए। तो ज्यादा घंटे काम होना डजंट नेसेसरीली मीन के टाइम भी ज्यादा गुजरा है, वो लोग भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया क्या होता है ये ना समझ आया किसी को? और ये एसपीएम ये स्क्वायर मीटर है, तो इसको हम लोग बांटेंगे फ्लोर एरिया की रेशो में। टोटल कितना है? 46 7। तो फ्लोर एरिया यानी 1400 300 300 की रेशो में ये बांट दिया। क्या? हाँ वो भी ऐसे हो सकता है, यानी अगर 8 घंटे की शिफ्ट है और 3 अलग अलग मशीनें हैं, तो वो 3 मशीनें अगर 8 घंटे चल रही हैं तो एक्चुअली 24 मशीन आवर्स है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को बांटना है किस डिपार्टमेंट में कितनी ज्यादा डेप्रिसिएशन होगी। इस बात का ताल्लुक है कि कितनी देर मशीनें चल रही होंगी। क्यों मशीन आवर्स से क्यों नहीं? क्योंकि जरूरी तो नहीं कि आज मेथड हो, स्ट्रेट लाइन मेथड भी हो सकता है। तो आज मेथड तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है कि एसेट्स की वैल्यू ही है जिससे डेप्रिशिएट होना है। तो जिस डिपार्टमेंट में जितनी ज्यादा रुपए की मशीनें उतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन। तो टेबल की लास्ट लाइन, तो उसको हम लोग नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की रेशो में बांटेंगे। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी और नेट बुक वैल्यू की रेशो में बांट दें।
अच्छा, कहीं से फिगर देख के लिखना नोट करना सबको आता है ना, ये सीख रहे हैं कहीं से देख के लिख सकते हैं रजिस्टर पे, है ना? हाँ, तो सिर्फ इस स्केल के लिए तो आई नहीं है, तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ रजिस्टर पे देख के लिख रहे होते हैं वो नहीं करें ना, ऐसे बेटे कैलकुलेशन किया करें। और ऐसा नहीं कि किसी एक ने कैलकुलेशन बता दी तो सबका फर्ज अदा हो गया, सारे किया करें कैलकुलेशन भी सारे करके देखा करें, और ये भी सब यहां बैठे हुए बच्चे इंश्योर करें कि आप मुतमईन हो इस बात पे कि ये रेशो लेनी है। डेप्रिसिएशन तक, डेप्रिसिएशन के बाद है रेंट एंड रेट्स। जो रेंट है ना वर्ड, किराया, वो तो मशीनरी का भी किराया हो सकता है, लेकिन ये जो साथ रेट्स का वर्ड है ये होता ही प्रॉपर्टी टैक्स की तरह की चीज है। तो रेंट एंड रेट्स है ही बिल्डिंग का है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट है, फैक्ट्री पूरी बिल्डिंग का रेंट किस डिपार्टमेंट को कितना होना चाहिए? फैक्ट्री का रेंट मतलब जगह का रेंट। तो जिस डिपार्टमेंट ने जितनी जगह घेरी हुई है, तो रेंट एंड रेट्स बटेंगे फ्लोर एरिया पे। टोटल 40 57 वेयर हाउसिंग कॉस्ट है। हाँ, पहले सारे चूंकि आपने बताए हैं तो ये वाला मैं बताता हूं, मुझे पता लगा आता ही नहीं आता। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, फ्लोर एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, मशीन आवर्स। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्यों? जितने एम्प्लॉइज होंगे ये ओवरहेड में नहीं आएगा। क्यों? अच्छा, ठीक है ठीक है। वेयर हाउस कहते हैं स्टोर को, और स्टोर फैक्ट्री, स्टोर जो है वो रॉ मटेरियल का भी होता है, स्टोर फिनिश गुड्स का भी होता है। तो अब इस सवाल की लिस्ट में अगर है तो ये मटेरियल वाला ही होगा। जब फैक्ट्री के खर्चे दिए हुए सारे, तो ये मटेरियल ही का स्टोर होगा। लेकिन ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, स्टोर डिपार्टमेंट होता ना कोई, तो इसका मतलब फैक्ट्री में डिपार्टमेंट मौजूद होता, तो वो यकीनन कोई एसडी आ रहा होता स्टोर। फ्लोर एरिया जिनको लगता है वो ये लगता है कि जिसने जितनी ज्यादा जगह घेरी हुई है उसकी स्टोरेज उतनी ज्यादा है, तो पूरी जमीन पे बिखरा हुआ सारा सामान है, जितनी ज्यादा जगह है उतनी ज्यादा स्टोरेज है। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग यानी मटेरियल को संभाल के रखने का खर्चा। तो किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा मटेरियल संभालने का खर्चा होता होगा? जिसका, हाँ जी, ज्यादा प्रोडक्ट के यूनिट ज्यादा बनाता होगा। प्रोडक्ट तो सबसे गुजर रहा है। हाँ, अच्छा, इसमें ना एक मुश्किल जो एग्जामिनर ने शरारतें की होती हैं इस तरह की, एक मुश्किल स्टूडेंट को ये होती है कि जो अभी कोशिश कर भी रहे हैं वो अपना दिमाग सारा लगा ही सिर्फ अदर डाटा पे रहे। जरूरी नहीं है कि रेशो अदर डाटा में से ही ढूंढ रही है, कोई एमसीक्यू तो है नहीं कि इन्हीं ऑप्शंस में से। जो ऊपर टेबल में तीसरी लाइन आइटम आ रही है डायरेक्ट मटेरियल, तो जिस डिपार्टमेंट में जितना ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हुआ उतना ही ज्यादा मटेरियल संभालने का खर्चा है। हो सकता है मटेरियल को पैक करके कोने में रखना पड़ता हो वरना खराब हो जाता हो, तो जितना ज्यादा मटेरियल जिस डिपार्टमेंट में लग रहा है उतना ज्यादा उस मटेरियल को संभालने का खर्चा। तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट को मटेरियल की रेशो में बांटेंगे। हाँ, ये अब एक आर्ग्यूएबल बात है कि डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों, तो दोनों बातें ठीक हैं। दोनों मटेरियल लेने हैं वो भी ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल लेना है वो भी ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की रेशो में बांट देंगे। वेयर हाउसिंग कॉस्ट है कितनी? 98। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की रेशो में बांटे 83। ये 11 है। मैंने कहा था कि जो फिनिश गुड्स का स्टोर है वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है, रॉ मटेरियल का तो है ना। तो अगर इस सवाल में फैक्ट्री के खर्चों की लिस्ट दी हुई है तो ये वेयर हाउसिंग कॉस्ट के प्रोडक्ट की नहीं मटेरियल ही की बात हो रही होगी। प्रोडक्ट फिनिश गुड्स का स्टोर फैक्ट्री से बाहर का खर्चा है, लेकिन रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे फैक्ट्री के खर्चे हैं। तो अगर फैक्ट्री के खर्चों को लिस्ट में दिया हुआ है तो मटेरियल वाला ही होगा ये। और कौन सा है? बस अब ये सारे ओवरहेड्स जो
पहले ही अलग अलग दिए हुए थे वो भी लिख लिए, और जो कॉमन थे वो भी बांट लिए, यानी ये एलोकेशन और प्राइमरी अपॉर्चनमेंट हो गई। इसके बाद इनका किया जाता है टोटल। इस कॉलम की नहीं है जरूरत, इसको कर ले टोटल, चारों का अलग अलग टोटल करके बताएं। सेवन 52 134 140 264। अच्छा, अब ये सारे एफ हो गए, कुछ रह गए? ये 4 फिगर ऐड करें तो फैक्ट्री के सारे ओवरहेड्स, अब कोई अनबटा नहीं रह गया, सारे ओवरहेड्स इन 4 डिपार्टमेंट्स में आ चुके हुए हैं। ये प्राइमरी अपॉर्चनमेंट हो गई। अब सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट क्या होगी? इस 264 को भी इन तीनों में बांटना है। यहां से इंशाल्लाह कल करता हूं। होमवर्क जो है वो है ऐसी।